हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया डायरेक्ट टैक्सेशन में 4 हेड्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इट्स प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड्स ऑफ इनकम में हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखा, जिसमें सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 43B, ये सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 43B, इट डील्स विद ऑल दी इनकम अलाउेबल, डिडक्शन अलाउेबल एंड एक्सपेंसेस विच आर disallowed, expenses which are partially allowed or partially disallowed. All the details are from the section 28 to section 43B. इसको हमने डिटेल्स में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, जहां पे मैंने ईच एंड एवरी सेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी में से कुछ इंट्रोडक्शन हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हेड्स ऑफ इनकम, इस टॉपिक में हमने देखा कि यहाँ पे वो इनकम कैलकुलेट किए जाते हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में उसने बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन कैरिड आउट किया और उसके थ्रू जो उसको अर्निंग हुआ, उस अर्निंग से उसे जो नेट प्रॉफिट हुआ है, वो नेट प्रॉफिट आर कंसिडर्ड एज द इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस या फिर हम प्रोफेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, कोई ना कोई इनकम जनरेट होगा, तो इनकम दैट में भी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट और गेन, और प्रॉफिट या गेन किसी न किसी फायदे के रूप में हमें एक्सेस मिलेगा। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में केवल इनकम नहीं होता, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जो ज्यादा है वो हमें मिलता है, अगर इनकम ज्यादा है तो हमें इनकम मिलता है, गेन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा तो हमें लॉस मिलता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज अवर नेट प्रॉफिट एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज अवर नेट लॉस। ये हमें अराइव होता है। तो हमें हर चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ते समय कि हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। हमने सारे एक्सपेंसेस देखे जो अलाउेबल है, कुछ एक्सपेंसेस है जो डिसअलाउड है अंडर द हेड्स प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस में। अब इसमें हम लोग ने सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में देखा, 29 देखा कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कंपनी के जो इनकम्स है, ऑल अलाउेबल इनकम्स है, राइट। फिर इसके अलावा जो एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें हमने डिटेल्स में देखा। बिजनेस क्या है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, एनी एक्टिविटी कैरिड आउट for the exchange of goods, trade, commerce और specified और related to that, या फिर इनसे related है। What is profession? Profession is the word specialized knowledge. Specialized knowledge gained by an SSC in a previous gained by an SSC in a profession is a knowledge gained through the schooling or from the recognized university through the regular practice, and the certification of that profession must be with assessee. assessee ने उस प्रोफेशन को एक्वायर किया है थ्रू स्कूलिंग से या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर किसी न किसी कोर्सेज से या फिर किसी न किसी रिकॉग्नाइज से उसने लिया, और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां से उसने एजुकेशन ली है, कोई और नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज किया होना चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेशन वो वैलिड होना चाहिए। बहुत लोग रहते हैं अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करते, तो उनके लाइसेंस क्या होते हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं, या फिर उनके जो प्रोफेशनल की डिग्री है उनको बैन कर दी जाती है। तो भी हमें याद रखना, प्रोफेशन जस्ट लाइक लॉयर, डॉक्टर, टीचर, गाइड, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन से जो लोग क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। प्रोफेशन में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वहां पे सर्विसेज होती जो प्रोफेशनल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे लॉयर लॉ से रिलेटेड हमें क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, राइट। मेडिसिन कॉस्ट कुछ लोग अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इंक्लूसिव रहता है। लेकिन डॉक्टर अपनी सिर्फ फीस चार्ज करता है, लॉयर फीस चार्ज करता है, टीचर फीस चार्ज करता है, गाइडर फीस चार्ज करता है।
तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स, और उस सर्विस के लिए क्या करते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, इनकम्स होते हैं, इनकम से एक्सपेंसेस, जो उनके एक्सपेंसेस जो उन्होंने इनकट किया उसको डिडक्ट करने, जो बच गया पैसा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट अराइज होगा। तो बिजनेस को बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैरिड आउट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस है कैरिड आउट कर रहा है, तो उससे जो उसको इनकम हो रहा है, इनकम क्या हो जाएगा, उसका इनकम माना जाएगा प्रीवियस ईयर, और वो उसके एसएससी के इनकम में ऐड हो जाएगा। तो जो नेट प्रॉफिट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बच रहा हो, नेट प्रॉफिट क्या होगा, एज द कंसिडर एज द इनकम ऑफ एन एसएससी। जो एसएससी है उसका इनकम माना जाएगा प्रीवियस ईयर। अब इसमें हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में हमने देखा कि जो इनकम सब प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए, बराबर उसके पहले का है, या फिर इनकम कोई एडवांस में रिसीव किया नहीं अलाउड है। एक्सपेंसेस भी पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर का रिलेटेड होना चाहिए। ओके, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर और इन एडवांस ऑफ द करंट ईयर इज पेड इन द प्रीवियस ईयर, इट डिस अलाउड, वो भी याद रखना है हमें। एक्सपेंसेस जो होगा वो पर्टिकुलरली क्या बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो। अगर वो कोई बाहर का एक्सपेंडिचर है, पर्सनल इन नेचर है, वो डिस अलाउेबल है। इनकम वो बिजनेस का ही होना चाहिए। अगर किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम का, जैसे अदर सोर्सेस का, सैलरी का है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का है, या फिर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉसेस से, तो वो इनकम यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केवल बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स कंसीडर करेगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि दैट एक्सपेंसेस और इनकम मस्ट बी रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद हमने सेक्शन 30 से 32, सेक्शन 36, सेक्शन 37 इनके बारे में देखा। सेक्शन 30 क्या है, सेक्शन 30 डील करता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रिपेयर्स, रेट्स एंड टैक्सेस। सेक्शन 30 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 30 क्या बोलता है, सेक्शन 30 ये बोलता है कि अगर हम कोई बिल्डिंग हमारी खुद की है या फिर हमने रेंटेड लिया हो, अगर हम उसका रेंट पे कर रहे हैं और वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो जो रेंट पे कर रहे हैं वो अलाउबल डिडक्शन है, एक्सपेंसेस है। अगर हम रेट्स, टैक्सेस और उस बिल्डिंग का रिपेयर्स कर रहे हैं तो अलाउड है। हम उस बिल्डिंग का हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे, वो आगे ओके, वो भी अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर है। मतलब जो प्रीमाइसेस, जो बिल्डिंग हम लीज पे ले रहे हैं या फिर रेंट पे लेके ओके उसमें अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो बिल्डिंग का, वो प्रीमाइसेस का हम रेंट्स दे रहे हैं, रेंट्स भर रहे हैं, रिपेयर्स कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो, अलाउेबल डिडक्शन। उसके बाद सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या बोलता है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स। मशीनरी, फर्नीचर्स अगर हम इनको मेंटेन रख रहे, अगर इनका हम इंश्योरेंस करा रहे, तो इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे कर रहे अलाउेबल एक्सपेंसेस है। अगर हम इनका रिपेयर्स रख रहे, मेंटेनेंस करा रहे, वो भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 31। बस हमें याद रखना है कि नेचर ऑफ दैट असेट्स ओके रिलेटेड टू बिजनेस। अगर वो कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी प्रॉपर्टी अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है तो डिस अलाउड हो जाएगी। कभी ऐसा होता है, कुछ एसेट्स ऐसे पार्शियली फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए और पार्शियली किसके लिए है, पर्सनल के लिए। तो जितना ओके बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा उतना ही अलाउेबल एक्सपेंसेस या फिर अलाउेबल डिडक्शंस रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस के। उसके बाद हमने सेक्शन 32 देखा, अमोर्टाइजेशन, सॉरी अमोर्टाइजेशन बोल सकते हैं या फिर डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन है, सेक्शन 32 हमारा डेप्रिसिएशन से डील करता है। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या बोलता है, सेक्शन 32, सेक्शन 32 हमारा डेप्रिसिएशन का ये बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स पे हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स, दे एसेट विच कैन बी सीन, टच एंड फील एंड रियलाइज इट्स वर्किंग, जो दिखाई दे रहे हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, ओके, बिल्डिंग, लैंड्स, ये सब क्या हमारे टेंजिबल एसेट्स। तो याद रखना लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि लैंड का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। दी एसेट जिसका यूटिलाइजेशन हो रहा है उसकी लाइफ गिरते जा रही है, कम होती जा रही है, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन अलाउेबल है। लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ता है। ओके, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इनकी लाइफ क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। ओके, विद द यूज, जैसे जैसे हम इनको यूज करते जाते हैं इनका लाइफ, इनका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउेबल है। जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर भी, जैसे कॉपीराइट, नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सब पे भी अलाउड है। उसके बाद सेक्शन 35,
32 तो हो गया डेप्रिसिएशन, देख लिया हमने। उसके सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने कोई रिसर्च कंडक्ट किया है तो उसके ऊपर अगर हम 100 रुपीज खर्चा करें तो 100% दैट इज 100 रुपीज एज ए डिडक्शन अलाउड है। ओके, उसके बाद कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं किसके लिए, कंपनी के लिए, ओके, या फिर कंपनी खुद कर रही है या फिर कंपनी के लिए कर रहे हैं तो 125% अलाउड एज ए डिडक्शन से, 125%। ओके, साइंटिफिक रिसर्च में अलाउड है। अगर हम नेशनल लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटी या फिर आईटी सेक्शंस के लिए अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, नेशनल लेबोरेटरीज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए या फिर हमारे ओके कोई आईटी सेक्टर से, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर इन सब सेक्शंस के लिए कर रहे हैं, अगर हम 100 रुपीज खर्चा करते तो 200% क्या अलाउेबल डिडक्शन है। सिर्फ नेशनल लेबोरेटरीज को कंट्रीब्यूट होना चाहिए हमारा वो ओके साइंटिफिक रिसर्च। समझना है तो साइंटिफिक रिसर्च में अपना एक अलग दिया गया। उसके सेक्शन 35D, सेक्शन 35D किसके साथ डील करता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था क्या होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जस्ट लाइक कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, to start its operation. Before that, in existence of the business, okay, in establishment of the business, there are many expenditure made by the what organization, and that expenditure is huge in amount. किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें और ओनर क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं इन इनिशियल स्टेज, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितना भी किया रहेगा ये पूरा का पूरा क्या है, 1/5 क्या है, 1/5 एज अलाउबल डिडक्शन इन एवरी ईयर अप टू द 5 years। दैट इज हम लोग 20% भी बोल सकते हैं या फिर 1/5 बोलो, बात एक ही है। सपोज अगर किसी कंपनी ने उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1 करोड़ रुपीज, तो जिस ईयर से उसका बिजनेस या उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, बिजनेस वर्किंग करने लगेगा, उस साल से उसका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा 20%। तो अप टू द 5 years तक क्या रहेगा, वो डिडक्शन अलाउड रहेगा, वो हमारा अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। उसके बाद है स्पेसिफिक डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 36 में हमने देखा स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में देखा, जहां पर क्या है स्पेसिफिक डिडक्शंस प्रोवाइड किया गया है कि ये एक्सपेंसेस एज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर्स हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, आसानी से अलाउड कर सकते हैं, अलाउबल एक्सपेंसेस है हमारे। जैसे सेक्शन 37 में भी हमने देखा, ओके, जस्ट अ मिनट। जैसे स्पेसिफिक डिडक्शन में देखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम देखा था, इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय देखा था, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस के बारे में हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बोरोड है, डिस्काउंट है ऑन जीरो कूपन बॉन्ड है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड है, राइट, और सारे एक्सपेंसेस के अलाउड है। बैड डेट्स है, कोई एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए गए वो भी अलाउड है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अगर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन अलाउबल स्पेसिफिक एसएससी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे टैक्स दे रहे हैं हम लोग, कोई जनरल एक्सपेंडिचर्स है वो सब भी क्या अलाउबल एक्सपेंसेस है। तो जनरल एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ आ गया, सेक्शन 37(1) में। देखिए जनरली अगर हम लोग देखें तो क्या क्या एक्सपेंडिचर अलाउबल्स हो सकते हैं हमको। जस्ट एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। जनरल एक्सपेंडिचर में क्या, कंपनी सैलरी,
बोनस, कमीशन, इंसेंटिव ये सब पे कर रही है। ओके, अगर कोई प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर है, अगर कोई प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर, उस प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर को ओके प्रीवियस ईयर में नहीं पे किया गया, जैसे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी फंड है, बोनस ऑफ द एम्प्लॉइज है। अगर ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है कंपनीज के लिए 30 सितंबर तक, इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई है। अगर इस पीरियड तक अगर पे कर देते हैं तो ये अलाउड एज अ डिडक्शन है। अगर प्रीवियस ईयर तक नहीं पे किया गया तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड रहेंगे उस प्रीवियस ईयर में। अगर ITR रिटर्न फाइल करने तक अगर ये एक्सपेंसेस पेड ऑफ हो गए तो अलाउड एज एक्सपेंडिचर, अदरवाइज नहीं है। इसके अलावा 37(1) में जनरल एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम तो देख ही रहे हैं कि सैलरी, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स, जो एक्सपेंसेस मेड फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर्स। ओके, ये जितने भी जनरल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम लोग अलाउड एज एक्सपेंडिचर किया, और वो एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर बिजनेस पर्पज से रिलेटेड नहीं है तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ओके इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, एक्सपेंडिचर जो क्या है अलाउड ही नहीं है। ओके, वो हम लोग जानते हैं, जैसे सेक्शन 37(2)(b), 40, 40A, 40B। ओके, ये क्या बोलते हैं कि 37(2)(b) है, ये लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड या फिर एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल। ये एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और ओके प्रोफेशन, इसके अंडर में नहीं माने। जैसे मैंने कल आपको बताया था पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट इन सेवियर, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, जो भी हम एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करेंगे ये पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, टेक्निकल सर्विसेज और अदर सिमिलर सम ओके ऑन विच टैक्स पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर विदाउट TDS डिडक्ट किए हम किसी का भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया करते हैं तो पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अगर इंडिया में भी जो असेसी ओके हु इज फॉलिंग अंडर द TDS डिडक्शन, ओके हु इज लायबल, ओके सॉरी हुज पेमेंट इज डिडक्टेबल अंडर द TDS, अगर बिना TDS डिडक्ट किए जो इंडिया में पेमेंट मेड कर दिया और पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, एनी अमाउंट पेड, ओके एनी अमाउंट पेड ओके विद ओके सॉरी एनी अमाउंट पेड इन कैश above ₹10,000 then the whole amount will be what, disallowed. Okay, as per the section 37 ये लोग क्या बोलते हैं कि no amount can be paid okay more than ₹10,000 in cash and okay under the business. If paid then the what, whole amount will be okay disallowed under this section. Salary payable outside India okay to non-resident without deduction of the TDS. If salary is paid to the outside India then TDS deduction is must there. आफ्टर द ओके तो सेक्शन में सीधा बोलेगा अगर बिना TDS डिडक्ट किए करते हैं तो डिसअलाउड। अब सेक्शन 40A में क्या दिया गया कि ये लोग बोलते हैं कि बहुत सारे असेसी जिनके ऊपर 30% TDS लगता है वो TDS डिडक्ट करके हमें क्या करना है, पे करना है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। ओके, सेक्शन 40B, सेक्शन 40B क्या बोलता है, पार्टनरशिप के बारे में बोला है कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ओके, सेक्शन 40B क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स है इनको रेम्यूनरेशन में इनको बोनस सॉरी इनको सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, इंटरेस्ट देते हैं उनको। लेकिन ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? अगर अलाउेबल है तो कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन। पहला रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउेबल डिडक्शंस है कि नहीं। ओके, ये रेम्यूनरेशन पेएबल बाय पार्टनर्स इज डिडक्टिबल। ये एक्सपेंसेस पार्टनरशिप में माना जाए कि नहीं माना जाए।
प्रॉफिट एंड लॉस में इसको रिकॉर्ड करे कि नहीं करे? हाँ करे, लेकिन कंडीशन है उसके लिए कि ये केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए रहेगा? केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए। स्लीपिंग पार्टनर्स को नहीं मिल सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द सेक्शन 40B। और इंटरेस्ट कैसा मिलेगा? इंटरेस्ट ओके स्पेसिफाइड ओके इन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में वर्किंग पार्टनर्स के लिए क्लियरली मेंशन है कि इसको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा और 12% और मैक्सिमम 12%। समझना है? पार्टनरशिप फर्म में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया रहेगा सभी पार्टनर्स ने कि जो वर्किंग पार्टनर्स है इनको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा गवर्नमेंट के हिसाब से ओके अंडर सेक्शन 40B में उन्होंने स्पेसिफाइड किया मैक्सिमम 12%। ओके तो मेंशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म डीड एंड ओके 12% विच एवर इज लोअर। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में 9% दिया है और गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 12%। अब 9 और 12 इन दोनों में से जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट क्या है? 9, वही अलाउबल है एज ए डिडक्शन। अगर सोचो पार्टनरशिप डीड में लिखा है 15%, गवर्नमेंट ने कितना बोला है? 12%, तो दोनों में से लोअर कौन है? 12%, तो 12% अलाउ। तो मतलब मैक्स टू मैक्स 12%। ओके और 12% से अगर कम है पार्टनरशिप डीड में तो वो अलाउड एज ए डिडक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझिए केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप डीड में जो डिफाइन है वो, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनके लिए। समझ में आ गया? उसके बाद है सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ओके और वो भी केवल किसके लिए रहेगा? वर्किंग पार्टनर्स के लिए। ओके स्लीपिंग पार्टनर्स के लिए नहीं रहेगा। जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिव पार्टनर्स है, वर्किंग पार्टनर्स है, केवल इनके लिए बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा ये सब अलाउबल। वो भी कितना अलाउबल है? पार्टनरशिप फॉर्म में कितना अलाउबल है? ओके पार्टनरशिप फॉर्म में क्लियरली मेंशन किया गया जो पार्टनर्स हैं हाँ पार्टनरशिप फर्म में बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और सैलरी टू एक्टिव पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर इज अलाउड ओके एज पर द बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपीज हो। ओके कितना हो? 3 लाख। ओके सॉरी बुक प्रॉफिट हमारा 3 लाख इन केस ऑफ द लॉस। ओके फर्स्ट 3 लाख में पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट जो है फर्स्ट 3 लाख वहां पे कितना 90% ऑफ द प्रॉफिट जो 3 लाख है उसका 90% मतलब 2,70,000 और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हाइयर मतलब कम से कम 1.5 लाख रुपए तो फर्स्ट ओके अप टू 3 लाख पे जो है 90% निकालेंगे। फर्स्ट 3 लाख जहां प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा होता है वहां अच्छी बात है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है अप टू 3 लाख रुपीज है तो उस पर फर्स्ट 90% और द 1,50,000 विच एवर इज हाइयर 90% निकल लो या 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो हाइयर रहेगा वो क्या हो जाएगा एज अ अलाउबल डिडक्शन हो जाएगा इन केस ऑफ द सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू द पार्टनर। क्लियर हो गया? या फिर अगर सोचो जो और जो अगर प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट 3 लाख पे 90% और 1,50,000 विच एवर इज हाई 90% ही हायर होगा। जैसे 3 लाख पे 90% 2,70,000 तो 2,70,000 यहाँ हायर। सपोज कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट 3 लाख पे 90% 2,70,000 और जो बैलेंस है उस पर 60% बैलेंस कितना बचेगा 3 लाख 7 लाख 7 6 42 4,20,000 रुपया होगा और प्लस 2,70,000 तो मतलब मैक्स टू मैक्स कितना 6,90,000 एज अ बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स के रूप में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। सिंपल है ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है कंपनी को
पार्टनरशिप फर्म को, तो अगर उसको इंटरेस्ट पे करो अलाउेबल डिडक्शन है, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके, जो प्रॉफिट शेयरिंग है पार्टनरशिप डीड में वो होना चाहिए उनके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस एक्सेट्रा, ये सब भी क्या होना चाहिए उनके, ओके, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेमेंट्स अंडर द अकाउंट्स पे, अंडर सेक्शन 40A नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, अंडर सेक्शन 40A में कुछ एक्सपेंडिचर्स के बारे में बोला, जैसे एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे। ओके, किसी पर्सन को क्या किया, एक्सेस पेमेंट दिया है, किसी कुछ हम लोग कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स इनको रखते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके एबिलिटी से एक्सेस पेमेंट करते हैं। अगर एक्सेस पेमेंट किया है तो एक्सेस पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर है जो क्या उनकी कैपेसिटी से ज्यादा कंपनियां पे करती है, अपने रिलेटिव्स को लोग रखते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, वो हमें नहीं अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स है। समझा है? वही अभी कुछ एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 43B में कि अनपेड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, अगर कोई एक्सपेंसेस है जिसको हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं पे किए है तो क्या वो डिसअलाउड हो जाएंगे। कुछ एक्सपेंसेस इस तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल एनी सम पेएबल बाय एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर फंड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, टैक्स ड्यूटी, सेस और एनी फीस पेएबल, bonus, commission payable to employees, interest payable on the loan borrowing from the public financial institution, or interest on the loan or advances payable to scheduled bank, cooperative bank, okay, non-banking finance corporations, any sum payable to employee in lieu of the lieu at the credit of his employee। इसमें क्या लिखा है कि the term cooperative bank if the payment is made subsequent to the due date of filing return, the expenditure shall be allowed only in the year of payment। ओके, अगर हमने ड्यू डेट के फाइलिंग रिटर्न तक कर दिया तो क्या हो जाएगा, उस ईयर में अलाउड एज एक्सपेंडिचर हो जाएगा जिस ईयर में हम उसको पेमेंट करें। अगर हमने उसका पेमेंट नहीं किया इन एक्सपेंडिचर्स का, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज का, अगर हमने कोई भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज को नहीं पेमेंट किया, स्टैट्यूटरी हम लोग गवर्नमेंट्स बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर्स का, अगर इन सब से रिलेटेड कोई हमारे पास लोन्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं भरा या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है हमने नहीं पे किया तो क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा तो अगर हमने आईटीआर रिटर्न फाइल करने तक, ओके, जो भी हमारा स्पेसिफिक डेट है आईटीआर रिटर्न्स का 30 सितंबर फॉर द कंपनी, 31 जुलाई फॉर द इंडिविजुअल, अगर हमने अपना रिटर्न्स फाइल टाइम पे कर दिया तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अलाउड एज एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज होंगे, जैसे पेमेंट टू द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा बोनस है, इंटरेस्ट पेबल टू कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक सेक्टर्स इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक बैंक्स, ये सब कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो क्या स्पेसिफाइड है कि अगर इनको नहीं पे किया आपने विद इन द प्रीवियस ईयर देन इट इज नॉट अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर इन अ प्रीवियस ईयर टिल द व्हाट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न पीरियड। अगर उससे पहले आपने पे कर दिया तो इट इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर ईयर, ओके, इन विच ओके इट इज पेमेंट मेड, जिस ईयर में आपने इसका पेमेंट मेक किया उस ईयर में अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। जरा एक मिनट देखिए आप, फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर।
चलो आइए पहले हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसका फॉर्मेट किस तरह रहेगा, क्वेश्चन किस तरह आएंगे और फॉर्मेट। अभी जब हमें क्वेश्चंस आएंगे तो हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका रहेगा। जैसे 31 जुलाई 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 क्या हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 ओके क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अब इस ईयर में हमें क्या होगा, बिजनेस का या फिर किसी ने प्रोफेशन कर रहा है तो बिजनेस का क्या होगा, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन चुका रहेगा, मतलब उनका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रेडिंग बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या, हमें तो मेन प्रॉफिट एंड लॉस से लेना दे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेडी हो गया है तो वहां पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारे इनकम क्या हो गए, इंक्लूड हो चुके। बहुत सारे एक्सपेंसेस या फिर बहुत सारे इनकम क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस या बहुत सारे इनकम क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। जिनको क्या किया कि इनकम को एज अ इनकम कंसीडर किया गया, जिसको क्या एक्सपेंसेस से डिडक्ट किया गया। अगर ज्यादा इनकम है तो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अगर ज्यादा एक्सपेंस है तो क्या हो गया, नेट लॉस। अभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, तभी हम फिर से प्रीवियस ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम हुए, हम प्रीवियस ईयर में जाके उन सबको फिर से ओके लेके वापस प्रॉफिट एंड लॉस और ऑल लेजरिंग नहीं करेंगे। हम प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस से। अगर ऐसा कोई इनकम जो रिकॉर्ड हुआ है, अगर वो एज अ इनकम ऑफ द बिजनेस नहीं माना गया, इनकम ऑफ द प्रोफेशन नहीं माना गया, तो क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर बिजनेस को इनकम नहीं है और ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब जो रिकॉर्डेड इनकम से अगर इनकम नहीं है, ओके डिसअलाउड इनकम है, देन व्हाट वी विल ओके डिडक्ट फ्रॉम द व्हाट नेट प्रॉफिट। मतलब इनकम रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया, उसको उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस डिडक्ट कर देंगे। माइनस करने पे क्या होगा, जो एक्सपेंसेस हमें क्या हो गया था अलाउड एज सॉरी जो इनकम हमने रिकॉर्ड किया था, इनकम रिकॉर्ड करने से क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। और प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द व्हाट रिकॉर्डेशन ऑफ द इनकम। अगर हम कोई इनकम रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करते तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उल्टा। हम क्या करेंगे, जब भी सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ द व्हाट ओके प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। पहला हेडिंग ये दे देंगे, नेम ऑफ द एसएससी एंड प्रीवियस ईयर। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर से पहला हेडिंग क्या रहेगी, इनकम फ्रॉम ओके बिजनेस सॉरी इनकम ओके अंडर द व्हाट प्रोफेशन बिजनेस सॉरी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अंदर लिखेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो ऑलरेडी बना है उसके बेसिस पे हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, उसको लिख दो। अभी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया कैसे, उस ईयर के एक्सपेंस और इनकम जो रिकॉर्डेड है उनको प्लस माइनस करने के बाद आया। बराबर, ये तो क्लियर है। अब ऐसे सोचिए, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड है डेबिट साइड। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। अब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस क्या कम है तो नेट प्रॉफिट आया क्योंकि इनकम ज्यादा। अब इस इनकम में से कुछ इनकम अगर मैं निकाल दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम डिक्रीज तो प्रॉफिट भी डिक्रीज। अगर कोई एक्सपेंस निकालो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट तो बढ़ता है, वो भी याद रखना है। अभी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो रिकॉर्डेड है, अगर जो इनकम रिकॉर्डेड है उसमें से कोई इनकम अगर डिसअलाउड है अंडर द हेड ओके बिजनेस, जो हमारा बिजनेस उसमें वो इनकम डिसअलाउड है, तो इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर देंगे। माइनस करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जैसे इनकम हटा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस से तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो अगर कोई इनकम रॉन्गली रिकॉर्डेड है अंडर द हेड बिजनेस तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कहां से, नेट प्रॉफिट से। अगर कोई एक्सपेंस रिकॉर्डेड है लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, डिसअलाउड एक्सपेंस है, दिस एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 36 में आप बोल सकते हैं हम लोग ओके, या फिर 40, ये सब में एक्सपेंसेस डिसअलाउड है सेक्शन 37 में 2B से लेके 40A तक। अगर एक्सपेंसेस डिसअलाउड है तो उसे क्या कर देंगे, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट इट इज डिसअलाउड, देन व्हाट, डिडक्ट सॉरी ऐड बैक। क्योंकि एक्सपेंस को जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा,
बढ़ जाएगा। अगर कोई इनकम रिकॉर्डेड बट ओके डिसअलाउड, देन क्या, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। बट एक्सपेंस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, देन ऐड बैक टू द प्रॉफिट। क्योंकि एक्सपेंस को हम लोग निकालेंगे जब, तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सिंपल हो गया। अगर इनकम रिकॉर्डेड है उसे निकाल देंगे, उसे डिसअलाउड है तो अगर उसे हम निकालेंगे तो प्रॉफिट गिर जाएगा, कम होगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी आया, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बैलेंस, प्रॉफिट सॉरी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से इनकम रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड लेस, एक्सपेंस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड एड बैक। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जब साल भर गो थ्रू करेंगे तो पता चले कुछ इनकम है जिनको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ एक्सपेंस है जिनको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तब क्या करना है, इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड। ओके, ये बिजनेस का इनकम है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट ऐड किया तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज। तो ऐड, ओके ऐड क्या करेंगे, ओके इनकम नॉट रिकॉर्डेड बट अलाउड एज अ इनकम, इनकम अलाउएबल बट नॉट रिकॉर्डेड, तो उसे रिकॉर्ड करो भाई। प्रॉफिट अब एक्सपेंसेस आर अलाउएबल बट नॉट रिकॉर्डेड। एक्सपेंस क्या हो गया, कुछ एक्सपेंसेस थे बिजनेस के लिए उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो करो। तो एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट बढ़े गिरेगा, गिरेगा। एक्सपेंस निकाला तो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था उसके जैसे प्रॉफिट गिर गया था, लेकिन अगर उसको डिसअलाउड कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम जिसको रिकॉर्ड किया था उसके जैसे प्रॉफिट बढ़ गया था, अगर वो डिसअलाउड निकाला। तो चार एक्सपेंस दो टाइप के, एक रिकॉर्डेड दूसरा अनरिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्डेड एक्सपेंस सही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर रिकॉर्डेड एक्सपेंस नहीं है प्रॉपर तो ओके, या फिर डिसअलाउड उसे निकाल दो, निकालने से प्रॉफिट बढ़ गया। एक्सपेंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड बट अलाउड एज ए डिडक्शन, उसे ऐड बैक कर देंगे। आइए मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। अब हमारे यहाँ हेडिंग आएगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
ये हमारा फॉर्मेट है। जब भी किसी बिजनेस के बारे में देगा तो इसी तरह फॉर्मेट्स में हमें देगा। अभी हमें सॉल्व करते समय यही फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले क्या आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर हमें चाहिए तो हम असेसमेंट ईयर भी लिख सकते हैं, और भी जो चीज चाहिए हम क्लियरली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और रेसिडेंशियल स्टेटस लिख सकते हैं एसएससी का, और पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसमें क्या, पीजीबीपी, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्लियरली यहाँ लिख देंगे, अमाउंट ऑर्डर कॉलम। अब इसमें क्या होगा, ऐड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड। हमने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया वो क्या था, डिसअलाउड। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया था, गिर गया था, कम हो गया था। आज एक्सपेंस को अगर हम डिसअलाउड है तो निकाल देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इनकम रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, इनकम क्या किया हमने, ओके, रिकॉर्ड किया है लेकिन वो डिसअलाउड है, मतलब वो बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता है। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन लॉसेस से रहेगा। अगर ऐसी कोई इनकम रिकॉर्ड है उसे निकाल दो। अगर इनकम रिकॉर्ड की है, अगर इनकम मैंने निकाल दी तो इनकम कम, प्रॉफिट भी कम, लेस। तो इनकम अगर कोई रिकॉर्डेड है उसको अगर हम डिसअलाउड है तो निकाल देंगे, तो निकालने से क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए इसको डिडक्ट, ये तो रिकॉर्डेड थे। अब जो ओके, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, ये कंपनी का खर्चा है लेकिन कंपनी ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इसे कर लो तो क्या करो, अगर एक्सपेंस अब भी रिकॉर्ड करता हूं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, न्यू एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, इनकम है बिजनेस का लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मिस हो गया, भूल गए, ओमिट कर दिया, तो उसे इनकम को रिकॉर्ड करो। अब भी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो अभी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये चारों सब प्लस माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। हमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस ले लेना, जो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए गए बिजनेस में लेकिन वो डिसअलाउड है, तो जो रिकॉर्डेड एक्सपेंस अगर आप उनको निकाल दोगे हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट में ऐड। इनकम से रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम से रिकॉर्डेड हुए बिजनेस में प्रीवियस ईयर में, लेकिन इनकम क्या डिसअलाउड है, भाई वो इनकम निकाल दो। अगर इनकम आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, सॉरी आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, इसलिए एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड है। हमें जो क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उन इन्फॉर्मेशन में ये चीज मेंशन रहेगी कि एक्सपेंसेस क्या है, अलाउड है, बट हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड करो। तो अब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज, इसलिए लेस। इनकम्स ओके, अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, इनकम्स अलाउेबल है लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब भी कर दो, अब भी करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इन सबको प्लस माइनस कर दो, हमारा नेट प्रॉफिट एज पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट है, सॉरी बिजनेस और प्रोफेशन के हिसाब से हमें गेन आ जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में दी रहती है। उसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि हर चीजें सॉल्व करनी रहती। बहुत सारे इनकम एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सिर्फ क्या होता है, इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया रहता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स, सॉरी दूसरा, मिस्टर ए इज द प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, उससे पहले एक मिनट, जस्ट मैं बिजनेस का निकालता हूं आपके लिए। सॉरी, अब इसमें क्या दिया गया है, मिस्टर एक्स ओन्स अ सॉप फैक्ट्री एट पुणे। मिस्टर एक्स के पास क्या है, एक पुणे में फैक्ट्री है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय हिम फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020-23। देखते क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स और ओके लिखे हुए हैं इसके। ओके, इसके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पहले क्रेडिट साइड देख लेते। क्रेडिट साइड में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो अलाउबल है, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से।
तो ग्रॉस प्रॉफिट अलाउेबल इनकम से बराबर। अब दूसरा इनकम क्या दिया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्या दिया है, हाउस प्रॉपर्टी। अब हम कंप्यूट कर रहे हैं कि प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये तो बिजनेस है, फैक्ट्री है, चला रहे हैं, लेकिन अब इसमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बिजनेस में क्या, ये डिसअलाउड है। अब ये क्या आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्डेड इनकम है, इनकम से रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड। ये फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा, ये इनकम वहां जाएगा। ये बिजनेस का इनकम नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो लिखा है गलत लिखा है। इसको हम लोग इनकम क्या रिकॉर्ड किया, लेकिन ये डिसअलाउड है, इसको यहां पे डाल देंगे। डाल दे अभी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना दिया है, 5000 रुपीज। 5000 रुपीज क्या है, ये डिसअलाउड इनकम। इसे हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब डेबिट साइड में आ जाते हैं, सेल्स टैक्स इनकर्ड ड्यूरिंग ईयर। हमने क्या किया, सेल्स टैक्स ओके ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड किया, तो क्या हुआ, क्योंकि हमने पे किया। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलाउड है, लेकिन एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, पॉलिटिकल सोवियर से, या फिर कैपिटल इन नेचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल एडवर्टीजमेंट। ओके, अगर वो सब रहेगा इंफॉर्मेशन देगा। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड है। अगर उस डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, और एडजस्टमेंट में बोला कि वो डेप्रिसिएशन नहीं है, इनकम टैक्स के हिसाब से, तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा उसको डिसअलाउड कर देंगे, और जो इनकम टैक्स में रहेगा वो क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, यहां दे देंगे। हम प्लस माइनस करके एडजस्ट नहीं करना। जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन दिया डिसअलाउड, और इनकम टैक्स के हिसाब से जो तो हमको एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन में दिया उसको सीधा रिकॉर्ड कर दो। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिसअलाउड रिकॉर्डेड, और जो और इनकम टैक्स वाला अलाउड है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। बोनस, कमीशन, डेप्रिसिएशन अलाउड। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये क्या है, डिसअलाउड है। क्या है, डिसअलाउड है। हम किसी तरह का डोनेशन नहीं दे सकते, तो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है और क्या है, डिसअलाउड। यहां लिख लेंगे हम लोग डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। कितना दिया है, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। हम डोनेशंस नहीं दे सकते हैं। अगर किसी डिफेंस फंड ऐसा को दिया तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्बेजलमेंट किया कैश का, कितना किया, 2000, ये क्या अलाउड है, अगर कुछ भी पे करेगा अलाउड है। ओके, आगे देखते हैं। जनरल एक्सपेंस अलाउड है, सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, ऑफिस एक्सपेंस अलाउड है, डिस्काउंट टू रिटेलर्स अलाउड है, सेंट्री एक्सपेंस अलाउड है। उसका नेट प्रॉफिट दिया है 26,000, हमारा पहला हेडिंग है। पहला हेडिंग हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारा 26,000 दिया है। और जितने भी हमने पढ़े एक्सपेंस सब अलाउड है। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या। ओके, पढ़ते हैं। हमने जब पढ़ा तो कुछ चीजें डोनेशन आ गई, इनकम्स गलत रॉन्ग दिए तो उसको हमने निकाल दिए। जो एक्सपेंस हमें लगा कि रॉन्ग है, ओके, उसे हमने निकाल दिया डोनेशंस के रिलेटेड। ओके, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम रॉन्गली रिकॉर्डेड इनकम से उसे भी निकाल दिया। इनकम निकाला तो लेस हो गया, 5000 लेस में आ गया, और कोई एक्सपेंस निकाला तो नेट प्रॉफिट में एड अप हो जाएगा। और कभी कभी यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रहेगा। अगर नेट लॉस है आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ब्रैकेट में लिखिए एज अ माइनस। ओके, निगेटिव अमाउंट रहेगा। आगे देखते हैं, कंप्यूट इज बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16। फर्दर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलो। सेल्स टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹400 एंड टोटल। ओके, अब हमारे पास सेल्स टैक्स प्रीवियस ईयर में कितना था, 2000। ओके, हमने करंट ईयर में कितना पे किया, 400 रुपीज। ओके, अभी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते इसमें लिखा था सेल्स टैक्स इनका ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 2000 रुपीज। कितना है, 2000। और हमें एडजस्टमेंट में दिया, हमने कल 400 पे किया।
बचा 1600 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ उसमें से कितना डिसअलाउड हुआ 1600। आप ऐसा भी कर सकते हो पूरा 2000 डिसअलाउड कर दो और 400 वापस से एडअप कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल्स टैक्स, याद है सेल्स टैक्स क्या था, अनपेड टैक्स लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 43B। सेल्स टैक्स अंडर सेक्शन 43B कितना नहीं भरा, इनका ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल्स टैक्स 2000, लेकिन हमने पे कितना किया ओनली 400 रुपीज, तो 1600 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। तो हमारा 1600 क्या हो जाएगा डिसअलाउड। याद है हमने बताया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक अगर हम अपनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज को नहीं पे करते हो डिसअलाउड है, अगर पे कर दिया तो ही अलाउड है। आगे देखते हैं, टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 8000 डेबिटेड इन द बुक्स। ओके अब यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि इस साल हमने 8000 बोनस पे किया। बोनस भी आपको याद होगा कि बोनस अगर हम पे करते हैं आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के पहले, वो भी अंडर सेक्शन 43B में ही बताया गया, तो ही अलाउड एज एक्सपेंडिचर। अगर हमने बोनस नहीं पे किया तो डिसअलाउड है, या फिर जितना पे किया उतना अलाउड है, जितना नहीं पे किया डिसअलाउड। अब यहाँ पे बोनस कितना दिया हमको क्वेश्चन में 8000 दिया है और हमने कितना भरा है 8000, तो पूरा का पूरा अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया। And 8000 provided in the preceding year but paid in the current year। अब लफड़ा हो गया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिया है 8000 रुपया बोनस। याद है एक्सपेंसेस कौन से रिकॉर्ड होते हैं, जो करंट ईयर में है वो करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर रहेगा वही अलाउड एज एक्सपेंडिचर है। अब हमने पिछले साल प्रायर टू द प्रीवियस ईयर हमने 11,000 बोनस रिकॉर्ड किया था लेकिन पे नहीं किया था, वो भी प्रीवियस ईयर में पे किया, तो भी क्या अलाउड है। वो ऐसा है कि एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो हम लोग यहां लिख लेंगे बोनस। करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में 8000 लिखा, उसने बोला 8000 भर दिया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में 11,000 ड्यू था पर प्रीवियस ईयर पे किया, करंट ईयर का 8,000 पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर पे किया अलाउड है, जिस साल का पे करेगा उस साल का अलाउड है 11,000। ये भी एक्सपेंडिचर अलाउड है। आगे देखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹1050 पेड एज अ ब्राइब। ऑफिस एक्सपेंस हमने टोटल कितना पे किया 5000, उसमें से 1050 रुपया ब्राइब रिश्वत दिया, वो डिसअलाउड है। किसी तरह का फाइन पेनल्टी रिश्वत भरते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं, तो यहाँ पे ब्राइब। ओके ये किसके अंडर में ऑफिस एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा डिसअलाउड। हमने सेक्शन 37(1) देखा था जो क्या करता है फाइन पेनल्टीज ब्राइब, ओके आप ये सब कुछ देते हैं, सब डिसअलाउड है। कितना हो जाएगा 1050। ओके रिकॉर्डेड है, जो 5000 रिकॉर्डेड है उसके अंदर से पे किए थे, क्या हो जाएगा डिसअलाउड, हमने इसको डिडक्ट कर दिया। आगे देखते हैं, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹1000 एज अ म्युनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। अरे हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्सेस बिजनेस में कैसा, अगर हम म्युनिसिपल टैक्सेस अपने हाउसेस का पे करते हो अलाउड एज एक्सपेंडिचर कहाँ है अंडर द हेड ओके इनकम फ्रॉम बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी, ये तो बिजनेस है। बिजनेस में म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंस नहीं है, तो रिकॉर्डेड है, निकाल दे म्युनिसिपल टैक्सेस। कितना है 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज हमने क्या कर दिया वापिस से एक्सपेंस को निकाल दिया, रिकॉर्डेड था निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा एड बैक हो जाएगा। अब ये हमारे सारे हो गए 26,000 ये हो गया राइट। 1000 रुपीज डोनेशन पे किया, तो सेल्स टैक्स जो है अनपेड सेल्स टैक्स वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 43B में उसे हमने क्या कर दिया एड बैक कर दिया, जो अनपेड ब्राइब दिया था। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउसेस वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसे निकाल दिया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम रॉन्ग इनकम इंक्लूड था, उसे भी निकाल दिया राइट। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड बोनस ऑफ द प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, हमने प्रीवियस ईयर के पहले ईयर का हमने बोनस पे किया, तो अलाउएबल एक्सपेंडिचर उसे हमने क्या कर दिया एड बैक कर दिया। सिंपल है राइट, कोई प्रॉब्लम है अभी नहीं है। ओके तो बहुत सिंपल है कर दिया। इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड है, कुछ नहीं मिले।
हमें यहां आ जाएगा टोटल इनकम। इसे टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस भी लिख सकते हो। ओके, इसे पूरा जोड़ो 26,000 1000। ओके ओके 32 के आसपास माइनस 16,000, ये आ जाएगा 14,650। तो 14,650 हमारा क्या हो जाएगा? ओके, इनकम फ्रॉम द वर्क बिजनेस और प्रोफेशन। ये हमारा हो जाएगा 30,650, उसमें से 16 माइनस हुआ तो 14,650 रुपीज हमारा क्या हो गया? क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो सिंपल है, हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, वहां से हम क्या माइनस ऐड कर देंगे? एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड। कोई रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को अगर आप निकालते हो, हमारा जो नेट प्रॉफिट है इंक्रीज हो जाएगा। कोई रिकॉर्डेड इनकम को अगर डिसअलाउड करते थे, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज तो लेस हो गया। कोई एक्सपेंस अलाउड है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, उसको रिकॉर्ड करोगे तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं उतना बड़ा स्टेटमेंट। हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है? अलाउबल एक्सपेंसेस एंड ओके अलाउबल इनकम, इनको प्लस माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बस सिंपल है, चार चीजें याद रखनी है। रिकॉर्डेड एक्सपेंस इनकम, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस इनकम। रिकॉर्डेड एक्सपेंस है, डिसअलाउड है तो उसे निकाल दीजिए, निकालने से प्रॉफिट इंक्रीज। अलाउबल डिसअलाउबल इनकम रिकॉर्डेड है, आप उसे निकाल दीजिए, प्रॉफिट डिक्रीज। जो अनरिकॉर्डेड है इनकम से और एक्सपेंस है लेकिन अलाउबल है, तो अनरिकॉर्डेड इनकम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ओके, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट डिक्रीज। बस इनको प्लस माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होगा कि हमें बहुत सारे जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, ओके 1.5 लेक्चर्स तक, ओके वो इंट्रोडक्शंस में हमें सेक्शन और उसमें जो चार्जेस दिए गए हैं, किस तरह अलाउबल किस तरह डिसअलाउबल, उसे बहुत बारीकी से ध्यान देना। 1 मिनट देखिए आप लोग। तो जहां तक आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया रहेगा, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जहां पे डेप्रिसिएशन, कुछ इनकम टैक्स रिफंड आता है, इनकम टैक्स जो एडवांस में पे किया है उसमें रिफंड आएगा, विथ इंटरेस्ट आएगा, या फिर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कुछ ज्यादा इनकम से सब कवर करें, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें जिसमें क्या आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत दी है, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस के बारे में बताओ, एक्सपेंसेस के बारे में। लेकिन इस टॉपिक में ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे सेक्शन को याद रखें, हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करें कि अलाउबल एक्सपेंसेस क्या है, डिसअलाउबल एक्सपेंसेस क्या है। आपने अदर हेड्स ऑफ इनकम्स भी देखे, तो उन बेसिस के हिसाब से ये चीजें समझना क्या है बहुत ही आसान है। हमारे जो सम्स होते हैं, अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, जब हम इसके पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते समय क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत रहता है, सिर्फ हमें क्या रहता है, इनको समझना रहता है। पेपर चाहिए तो 3 घंटे के पेपर को आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, 1.5 घंटे में भी कर सकते हो, लेकिन क्या हमें समझना है कि ये चीजें परफेक्ट हो रही कि नहीं, हम जो सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन के हिसाब से है कि नहीं, वही है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम कुछ प्रोफेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे, ओके, और बिजनेस के ऊपर भी देखेंगे। सो गुड बाय एवरीवन, गुड डे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ नए क्वेश्चंस को लेके जिसमें आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले इस टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड डे।